सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नए मेहमान एकांकी के बारे में, जिसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट जी हैं। उदय शंकर भट्ट जी की यह एकांकी नए मेहमान मनोवैज्ञानिक पर आधारित है और इस एकांकी में एक मध्यम वर्ग के परिवार के बारे में बतलाया गया है कि किस प्रकार उनके परिवार में एक दिन किसी अपरिचित मेहमानों का आगमन होता है और उन मेहमानों से क्या चर्चाएं चलती है, क्या क्या परेशानियां होती है उन मेहमानों के कारण, वो हमें इस एकांकी में जानने को मिलेगा। तो आइए इस कहानी को, इस एकांकी को हम लोग शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस एकांकी के प्रमुख पात्र और सहायक पात्र और कुछ गौण पात्र भी हैं जिन्हें जान लेना अति आवश्यक है। अगर हम इसे जान लेते हैं तो हमें एकांकी को समझने में सहायता मिलेगी। तो इस एकांकी के प्रमुख पात्र 2-3 हैं। प्रमुख पात्र की बात की जाए तो विश्वनाथ रहते हैं, उनकी पत्नी रेवती है और उनके बेटे प्रमोद। सहायक पात्र की बात की जाए तो नन्हेमल और बाबूलाल होते हैं, वैद्यराज होते हैं। ये सब सहायक पात्र हैं और कुछ गौण पात्र भी है जिनकी चर्चाएं बहुत कम हुई है, उन्हें जानने की उतनी आवश्यकता इसमें नहीं है। तो होता यह है कि विश्वनाथ जी के यहाँ एक दिन 2 अपरिचित मेहमान आते हैं। उन 2 अपरिचित मेहमानों को विश्वनाथ जी ने देखकर आश्चर्य रह जाते कि आखिर ये लोग हैं कौन। वो जो आए थे मेहमान दोनों, उन दोनों में जो संबंध थी वो चाचा भतीजे की संबंध थी। एक का नाम था, चाचा का नाम था नन्हेमल और भतीजा का उसका नाम था बाबूलाल। वो जैसे ही आते हैं वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही विश्वनाथ उसे पहचान ना पाते हैं। विश्वनाथ उनसे परिचय पूछते हैं कि आप कौन है मान्यवर, आप कहाँ से आए हैं और किनके घर आपको जाना है। तो वो उनकी बातों को टालते हुए ये बताने लगते हैं कि यहाँ रामलाल के घर मैं आया हूँ जो आपको जानते हैं। रामलाल जो है वो आपको जानते हैं। विश्वनाथ जी तो कुछ समझ नहीं पाए कि ये किस रामलाल की बात कर रहे हैं। खैर ये सब बातों को वो पीछे छोड़ते हुए ये बोलते हैं अपने बेटे प्रमोद से कि इसके जो भतीजा है नन्हे बाबूलाल, उनके लिए तुम ठंडा पानी लेकर आओ। उनके बेटे झट से जाते हैं और एक गिलास ठंडा पानी कहीं से लेकर आते हैं और उन्हें पीने के लिए दे देते हैं। पानी पीने के बाद उन दोनों मेहमानों में आपस में चर्चाएं चल रही थी खाने पीने की कि कुछ भोजन हो जाता तो अच्छा होता। ये बात विश्वनाथ सुन लेते हैं कि इन दोनों में भोजन की चर्चाएं चल रही है। उन्होंने प्रमोद से कहा कि इन्हें नहाने के लिए बाहर के नल में ले जाओ, क्योंकि घर में पानी नहीं है, इसलिए बाहर तुम इन्हें ले जाओ और नहला धुला कर लाओ ताकि थकान भी उनकी दूर हो जाए। अब प्रमोद अपने पिता के कहने पर उन्हें नहाने के लिए ले जाता है। उनकी पत्नी रेवती इस दौरान घर में पूछ रही थी अपने पति से, विश्वनाथ जी से, कि आखिर ये दोनों है कौन, जान पहचान के तो मालूम नहीं होते हैं। इनसे मेरी देखभाल नहीं होगी और इनके लिए मैं खाना पीना भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जान पहचान का है ना, तो फिर मैं इनका देखभाल क्यों करूं। विश्वनाथ जी बहुत ही विनम्र भाव के थे, बहुत सरल भाव के थे। वे कहने लगे अपनी पत्नी रेवती से कि रेवती, ये जो मेहमान आए हैं भले ही इसे हम ना जानते हो, लेकिन किसी मेहमान का आ जाना एक देवता के समान होता है और किसी मेहमान जो है वो किसी के लिए देवता होता है। इसलिए मेहमानों का आदर सत्कार करना अति आवश्यक है। अतः तुम इसके लिए भोजन बना दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेहमानों का आदर करना हमारे सांस्कृतिक में है। इसलिए तुम इन मेहमानों के लिए भोजन बनाओ। ये बात सुनते ही रेवती को अपने ऊपर पहाड़ टूट जाने का आभास होता है कि अब इनके लिए हमें खाना बनाना पड़ेगा। फिर भी रेवती माने नहीं, झट से इनकार कर देती है कि मुझे इनसे इनकी देखरेख ना होगी और इनके लिए खाना पीना भी मैं नहीं बना पाऊंगी, सो तुम कहीं और इंतजाम कर लो इनके लिए। इतने ही बात करते करते उनके बेटे प्रमोद जो होते हैं वो उन मेहमानों को
वापस नहलाकर घर ले आते हैं। घर लाते हैं तो वो कुछ सुन नहीं पाते, जो कि विश्वनाथ जी और रेवती में बातें हो रही थी वो सुन नहीं पाते हैं। आते हैं तो बहुत ही अभिलाषा से और बहुत ही आशापूर्वक विश्वनाथ जी एक बार फिर से पूछते कि आप लोग वास्तव में हैं कौन, हमें बताने की कृपा करें। तो अंत में वो दोनों मेहमान बतलाते हैं कि इस गांव में कविराज एक वैद्य है, जो कि किसी कृष्ण गली में वे रहते हैं। बताते बताते विश्वनाथ जी को आभास हो जाता है कि ये किस वैद्य की बात कर रहे हैं। ये बात जानकर उन्होंने प्रमोद से उनको छोड़ने के लिए कह दिए कि अब जाओ तुम प्रमोद, इसे वैद्य जी के घर में छोड़कर आ जाओ। वो जैसे ही छोड़कर आते भी नहीं है प्रमोद, और उसके भाई का आगमन हो जाता है। किनके भाई का? रेवती का भाई का आगमन हो जाता है उसके घर पर, जो कि घंटों भटक रहा था बाहर में। घंटों भटकने के बाद वो अंत में अपनी दीदी, अपनी बहन के घर में आ जाते हैं। और ना जाने रेवती का सिर दर्द, ना जाने उसके ऊपर जो पहाड़ टूट रही थी उन दोनों मेहमानों के आने पर, वो अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। और अब रेवती अपने भाई के लिए खुशी खुशी भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। और एकांकी का यही समापन हो जाता है। इस कहानी में मनोविज्ञान की ही पूरी बातें की गई है कि किस प्रकार एक रेवती जो होती है वे अपने खून को ही केवल अपना मानती है। कोई मेहमान को वो अच्छे से आदर सत्कार न करना चाहती थी और अपना काम व्यर्थ न करना चाहती थी। इनमें बहुत सारे ऐसे भी पात्र हैं जो कि मतलब इस एकांकी में चर्चा करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे याद करने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। और कहानी का यही समापन होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस कहानी को लाइक कर जाना, और कहानी समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम कभी भी इस तरह के वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।